गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए हिस्ट्री सेमेस्टर 4 के MGC 6 में नेपोलियन के प्रायद्वीपीय युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आता है, नेपोलियन ने अपनी सत्ता में आने के बाद महाद्वीपीय व्यवस्था लागू किया। महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण नेपोलियन को पुर्तगाल में हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद ही वह स्पेन के युद्ध में फंस गया। इन दोनों युद्धों को ही प्रायद्वीपीय युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध 1808 से 1813 ईस्वी के बीच चला, जो नेपोलियन के पतन का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने सेंट हेलेना के बंदी जीवन में यह बोला था कि स्पेन के नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया। नेपोलियन की शक्ति को प्रायद्वीपीय युद्ध ने खोखला कर दिया। अभी तक उसने राजाओं से युद्ध किए थे, लेकिन इसमें वह विजयी रहा था। लेकिन स्पेन में उसे एक राष्ट्र से युद्ध करना पड़ा जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। और जब ऐसी देशभक्ति संपन्न देश से उनका सामना हुआ तो उनकी शक्ति चकनाचूर हो गई। अब आता है स्पेन और फ्रांस का पुर्तगाल पर आक्रमण। नेपोलियन के साथ स्पेन के अच्छे संबंध थे। उनकी वह योजनाओं में साथ देता था। 1795 ईस्वी में प्रथम यूरोपीय जो संघ बना था उससे स्पेन अलग हो गया था। यद्यपि स्पेन में भी बुर्बो राजवंश था, फ्रांस का स्पेन ने कभी विरोध नहीं किया। स्थिति में पुर्तगाल की समस्या ने परिवर्तन कर दिया। इंग्लैंड के साथ पुर्तगाल के घनिष्ठ संबंध थे। इंग्लैंड के साथ व्यापार पर पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था निर्भर थी। पुर्तगाल को नेपोलियन ने इंग्लैंड से व्यापार बंद करने का आदेश दिया। पुर्तगाल ने व्यापार बंद कर दिया, लेकिन ब्रिटिश माल को जब्त करने से इनकार कर दिया। अतः पुर्तगाल पर आक्रमण करने का नेपोलियन ने निश्चय किया। उसने स्पेन के साथ मिलकर सैनिक अभियान की योजना बनाई और स्पेन को आश्वासन दिया कि पुर्तगाल को हम लोग आपस में बांट लेंगे। इस संधि के उपरांत फ्रांसीसी सेना ने जूनो के सेनापतित्व में वहाँ पर आक्रमण किया। पुर्तगाल का राजा जॉन जो था भयभीत होकर ब्राज़ील भाग गया और फ्रांस का पुर्तगाल पर आक्रमण हो गया। तो प्रायद्वीपीय युद्ध का पहला अभियान पुर्तगाल अभियान सफल रहा। अब स्पेन पर नेपोलियन का अधिकार। नेपोलियन को इस संयुक्त अभियान के कारण स्पेन में सेनाएं भेजने का अवसर प्राप्त हो गया था। फ्रांसीसी सेनाएं अभियान समाप्त होने के बाद भी स्पेन में डटी रही। अब स्पेन को हड़पने की योजना नेपोलियन ने बनाई। फ्रांस की सुरक्षा के लिए स्पेन आवश्यक था। लुई 14वां ने इस साम्राज्यवादी योजना को पहले बनाया था। अब नेपोलियन उसी योजना को कार्यान्वित करना चाहता था। स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ ने 1795 ईस्वी के बाद नेपोलियन की आज्ञाओं का पालन किया था। लेकिन जब नेपोलियन जेना के युद्ध में व्यस्त था तो स्पेन के प्रधानमंत्री गोडाय ने स्पेनी सेना को एकत्रित किया था। यद्यपि गोडाय ने जेना युद्ध के बाद उस सेना को निरस्त कर दिया था, लेकिन नेपोलियन के मन में यह भय हो गया था
कि स्पेन से हमको खतरा है। उसकी इस योजना को स्पेन जो है वह कभी भी हम पर, हमारी सुरक्षा पर खतरा बन सकता है, हमारी योजना को सफल नहीं होने देगा। तो ऐसी स्थिति में अब जो है नेपोलियन ने स्पेन में हस्तक्षेप करना शुरू किया। स्पेन का शासक चार्ल्स चतुर्थ अयोग्य व्यक्ति था। उसकी रानी अनैतिकता में डूबी हुई थी। रानी का प्रेमी जो प्रधानमंत्री गोडाय था, उसके हाथों में राज्य की सारी शक्ति थी। राजा का पुत्र जो फर्डिनेंड था वह अयोग्य नवयुवक था, लेकिन जनता उसे पसंद करती थी क्योंकि वह राजा, रानी और गोडाय का विरोधी था। इस स्थिति का लाभ नेपोलियन ने उठाया और बुर्बो राजवंश को ही समाप्त करने की योजना बनाई। उसने सेनापति जूनो के नेतृत्व में, जूनो की सहायता के बहाने पुर्तगाल में 1,00,000 फ्रांसीसी सैनिक भेज दिया। स्पेन के 4 प्रमुख दुर्गों पर फ्रांसीसी सैनिकों ने अधिकार कर लिया। स्पेन की जनता ने राजा की दुर्बलता को इस स्थिति के लिए उत्तरदायी माना। अंत में राजा ने सिंहासन छोड़ दिया और फर्डिनेंड को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब नेपोलियन ने हस्तक्षेप किया और समझौता कराने के बहाने उसने चार्ल्स, फर्डिनेंड और गोडाय को बेओन नगर में बुलाया, धमकी दिया, कहा कि आप सिंहासन त्याग दो, नहीं तो क्या होगा उसका खजियामा भुगतना। उस समय फर्डिनेंड ने नेपोलियन से कहा था, तुम्हारे देश को जहां भिक्षुओं की भरमार है, जितना सरल है, हो सकता है कुछ दंगे हों, किंतु कुछ स्पेनवासी देखेंगे कि मैं उनके राज्य की सीमाओं को पूर्ववत बनाए रखने को तैयार हूँ, उन्हें एक उदार संविधान दे रहा हूँ और उनके धर्म और राष्ट्रीय परंपराओं की रक्षा कर रहा हूँ, तो वे शांत हो जाएंगे। ऐसी बातें नेपोलियन ने फर्डिनेंड को कहा था। अब इसके बाद उसने अपने भाई जोसेफ को नेपल्स से बुलाकर स्पेन का राजा बना दिया। अब स्पेन में राष्ट्रीय जागृति का जन्म हुआ। स्पेन के लोगों को नेपोलियन के दुर्व्यवहार से गहरा आघात लगा। यह उनका राष्ट्रीय अपमान था। सारा राष्ट्र इसका प्रतिरोध करने के लिए उठ खड़ा हुआ। सारे राष्ट्र ने संकल्प लिया कि वे अपनी स्वतंत्रता को नष्ट नहीं होने देंगे। इसमें संदेह नहीं कि नेपोलियन ने जो शासन व्यवस्था उन्हें दी वह पहली सरकार से अच्छी थी, लेकिन नेपोलियन उनकी दृष्टि में एक चोर और ठग था जिसका आचरण धर्म और नीति के विरुद्ध था। इसीलिए वह नेपोलियन से घृणा करते थे। वे विदेशी हस्तक्षेप और विदेशी शासक स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। राष्ट्रीय जागृति की एक शक्तिशाली लहर सारे स्पेन में फैल गई। पादरी हों, सामंत हों, जनसाधारण हों, कृषक हों, सब एकजुट होकर इस राष्ट्रीय संघर्ष में कूद पड़े। नेपोलियन को इस युद्ध में कदम कदम पर पराजित होना पड़ा। स्पेन के देशभक्तों ने छापामार युद्ध को अपनाया जो स्पेन के भौगोलिक स्थिति के अनुकूल था। प्रत्येक कृषक सैनिक था, प्रत्येक पादरी उसका नेता। स्पेन के पहाड़ी प्रदेशों में नेपोलियन की विशाल सेनाएं भी कार्यवाही करने में अक्षम थी। स्पेन जैसे निर्धन देश में रासत सामग्री की कमी थी। जुलाई 1808 ईस्वी में बेलेन में 29,000 फ्रेंच सैनिक जो हैं वह राशन के अभाव में आत्मसमर्पण कर दिए। यह पहला अवसर था जब एक पूरी फ्रेंच सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा और इसका समस्त यूरोप पर गहरा प्रभाव पड़ा। जोसेफ मैड्रिड
छोड़कर जोसेफ जो था वह राजधानी छोड़कर भाग गया। इस प्रायद्वीपीय युद्ध की दूसरी विशेषता थी इंग्लैंड ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया और एक अंग्रेज सेना आर्थर ब्लेजली के सेनापतित्व में स्पेन के देशभक्तों की सहायता के लिए भेजी गई। उसने फ्रेंच सैनिक सेनापति जूनो को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। नेपोलियन का प्रायद्वीपीय युद्ध में आना स्वाभाविक है। नेपोलियन की सेना पराजित हो रही है तो नेपोलियन चुप नहीं बैठेगा। प्रायद्वीप में फ्रांस की 2 बड़ी सेनाएं परास्त हो चुकी थी। पुर्तगाल में अंग्रेजी सेना, पुर्तगाल को अंग्रेजी सेनाओं ने मुक्त कर लिया था। नेपोलियन के लिए यह चुनौती थी, अतः उसने स्वयं स्पेन जाने का निश्चय किया। स्पेन जाने से पहले वह मध्य जर्मनी में एरफुट नामक स्थान पर जार अलेक्जेंडर प्रथम से मिला। जार ने उसे तिलसिट की संधि का नवीनीकरण करने के लिए कहा। संतुष्ट होने के बाद यूरोप सब ठीक ठाक है, वह 2 लाख सैनिकों को लेकर स्पेन की ओर बढ़ चला। उसने 1 महीने के संक्षिप्त अभियान में अंग्रेजी सेना को खदेड़ दिया, विद्रोहियों को विद्रोह कुचल दिया। वह मैड्रिड में 1 महीने रहा। उसने फिर से जोसेफ को वहाँ का सिंहासन पर बैठा दिया। स्पेन में व्यापक सुधारों की उसने घोषणा की और उसकी स्पेन के लोगों से उपेक्षा की। आप मुझे सहायता कीजिए, मैं एक मजबूत स्पेन दूंगा। इस समय ऑस्ट्रिया से पुनः युद्ध आरंभ हो गया। नेपोलियन को शीघ्रता से वापस आना पड़ा। 1811 ईस्वी में नेपोलियन ने जब वो ऑस्ट्रिया से युद्ध करने लगा 2 बार फ्रांसीसी सेनाओं को स्पेन भेजा। दोनों सेनाएं पराजित हुई। अंग्रेजी सेना ने मैड्रिड पर अधिकार कर लिया। इस बीच में रूसी अभियान में भी नेपोलियन को बहुत बड़ी क्षति हुई, उनकी सेना नष्ट हो गई। क्योंकि जो रूस अभी तक दोस्त था वह दोस्त से दुश्मन बन गया था। अब उसने अपने अस्तित्व के लिए नेपोलियन चौथे यूरोपीय संघ से युद्ध कर रहा था और इसी पर इतिहासकार हेज लिखते हैं कि फ्रांस की सैनिक प्रतिष्ठा के लिए प्रायद्वीपीय कब्र के समान सिद्ध हुआ और नेपोलियन पराजित हुआ। नेपोलियन को बंदी बना लिया गया। इंग्लैंड विजयी रहा। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।